हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो शुंग राजवंश से संबंधित है। तो शुंग वंश हम लोग कल जो चर्चा कर रहे थे शुंग राजवंश का, कल हम लोग शुंग राजवंश पढ़ रहे थे और कण्व राजवंश पढ़ रहे थे। तो शुंग में पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, इन्होंने 36 वर्ष तक शासन किया था। और दूसरा जो है, उत्तर प्रदेश में कभी कभी पूछा जा सकता है, संभावना बना रहता है कि शुंग वंश का जो राजा भागभद्र था, उसके दरबार में तक्षशिला का यूनानी जो राजा था, एंटियालकिदास का जो राजदूत था हेलियोडोरस, शासन के किस वर्ष में आया था? तो 14वें वर्ष में आया था। भागभद्र के शासन के 14वें वर्ष में तक्षशिला का यूनानी शासक, यवन शासक एंटियालकिदास का राजदूत हेलियोडोरस आया था विदिशा दरबार में, और यहां उसने आकर एक गरुड़ स्तंभ का स्थापना किया था। ये याद रखिएगा, 14 वर्ष। और पुष्यमित्र शुंग का शासन 36 वर्ष। दूसरा चीज है, मनुस्मृति पर टीका किसने किसने लिखा था? तो कुल्लू भट्ट, गोविंदराज, विश्वरूप और मेघातिथि, ये 4 लोगों ने आपको मनुस्मृति पर टीका लिखा था। ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। कल हम लोगों ने शुंग राजवंश के बारे में पढ़ा और फिर कण्व राजवंश के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको बताया था कि कण्व वंश के अंतिम राजा थे सुशर्मन। कौन थे? सुशर्मन। और सुशर्मन की हत्या 60 बीसी में इसका मंत्री है, जो ब्राह्मण ही है, सिमुक ने कर दिया। कौन कर दिया? सिमुक ने कर दिया, और सातवाहन वंश का स्थापना किया। और क्या किया? सातवाहन वंश का स्थापना किया। देखिए, सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है प्राचीन भारत का कि इन्होंने एकमात्र ऐसा वंश है जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्ष तक शासन किया, लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। प्राचीन भारत में ऐसा कोई भी राजवंश नहीं है जो इतने दिनों तक शासन किया हो। सबसे ज्यादा दिन तक प्राचीन भारत में शासन करने वाले शासक थे तो वो थे सातवाहन थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। दूसरा चीज ये, पुराण में सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। लेकिन आप लोग इसे ये मत सोचिए कि ये आंध्र के रहने वाले, मतलब मूलतः ये आंध्र के थे, ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। और इनका जो शासन था आंध्र प्रदेश पर भी था और कर्नाटक पर भी था। पहले महाराष्ट्र के थे और फिर ये आंध्र प्रदेश की ओर बढ़े। क्योंकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के नीचे कर्नाटक है, तो फिर इन्होंने अपना दक्षिणी सीमा का विस्तार किया होगा। ठीक, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पुराण में यह वर्णन है कि सातवाहन वंश में 30 राजाओं ने शासन किया। 30 राजाओं ने शासन किया, यह पुराण में वर्णित है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है वो मत्स्य पुराण से ही मिलता है। तो मत्स्य पुराण में है 29 राजाओं का वर्णन है, 29 सातवाहन राजाओं का वर्णन है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो कहां था? वो था आपका पैठन, याद है? वही पैठन जो अस्मक की राजधानी थी, पोटला, वही पैठन बना, और उसी को हम लोग प्रतिष्ठान भी कहते हैं। ये गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में, वहीं पर है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये, और यह इसकी राजधानी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और लिपि क्या था? ब्राह्मी लिपि था। ये सब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये सब आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अब हो गया सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। अब हम लोग सिमुक से पढ़ना शुरू करेंगे। सिमुक का जो शासन है वो 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक है। सिमुक का शासन कब से कब तक है? तो 60 बीसी से
60 बीसी से 37 बीसी तक है। सिमुक का शासन 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक है। सिमुक के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं वह है सातकर्णी प्रथम। सबसे इंपॉर्टेंट राजा इस वंश का सातकर्णी प्रथम है। पहला महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसने एक उपाधि लिया, दक्षिणाधिपति का उपाधि लिया। इसने कौन सा उपाधि लिया? दक्षिणाधिपति का उपाधि लिया। दक्षिणाधिपति का उपाधि लिया और इसने जो जिस क्षेत्र पर शासन किया उसको दक्षिणापथ कहा। उसको क्या कहा? दक्षिणापथ कहा। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागनिका। क्या नाम था? नागनिका। और नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। इस नानाघाट अभिलेख में पहली बार भूमिदान देने की बात सुनी हुई है। सबसे पहली जो भूमिदान है वो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। ये उसी में सबसे प्राचीनतम भूमिदान का आपको साक्ष्य मिला है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और एक राजसूय यज्ञ किया था। एक राजसूय यज्ञ किया था। यह सातकर्णी प्रथम का काम है। ठीक, सातकर्णी प्रथम के बाद जो राजा इंपॉर्टेंट बने वो थे आपके हाल। सातकर्णी प्रथम के बाद कौन राजा बने? हाल राजा बने। हाल का हमने कुछ चर्चा किया था और इन्होंने एक मुक्तक काव्य की रचना की थी, ये मैंने आपको बताया था। और उस मुक्तक काव्य का नाम था गाथा सप्तशती। ये मैंने आपको बताया था। ये प्रेम कविता है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। हाल ने लिखा था इसको और इनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, ये मैं बता चुका हूं। गुणाढ़ जो बृहद कथा लिखे थे और कातंत्र सर्ववर्मन जो कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण लिखे थे। ये 2 बात मैंने आपको बता दिया था। हाल के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं वह है गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन बनते हैं? गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इसका शासन है 106 एडी से 130 एडी तक। इसकी मां का नाम है गौतमी बालश्री और इसका अभिलेख है नासिक अभिलेख। इसका अभिलेख कौन है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से हमें जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैन्य विजय की जानकारी मिलती है। सैन्य विजय की जानकारी मिलती है। इसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। इसने अपने आप को क्या कहा? एकमात्र ब्राह्मण कहा, अद्वितीय ब्राह्मण कहा, अद्वितीय ब्राह्मण कहा, आगमन निलय कहा, निलय आगमन कहा, निलय आगमन कहा। अर्थात वेद का ये लोग प्रतिष्ठापक थे, वेद का आधार थे। ठीक, वेद का आधार लिए थे इन्होंने वेनकटक स्वामी का उपाधि लिया था। वेनकटक स्वामी का उपाधि लिया था और वेनकटक नगर बसाया था। और कौन सा नगर बसाया था? वेनकटक नगर बसाया था। वेनकटक नगर का अर्थ हुआ नासिक। नासिक शहर जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी का ही बसाया हुआ है। इसमें इनके सैन्य विजय का भी जानकारी मिलती है। सैन्य विजय का भी जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र सात का जो इनकी मां का गौतमी बालाश्री का जो नासिक अभिलेख है उससे ये जानकारी हमें मिलती है कि इनके जो सीमा था, इनके जो घोड़े होते थे वो 3 समुद्र का पानी पीते थे। बात समझ गए होंगे? 3 समुद्र का पानी पीने का अर्थ यहाँ पर कि नीचे आपका जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, मतलब यहाँ इनका पहुंच था। ये कहने का अर्थ इसका यही है।
इन्होंने अपने आप को चतुर्वर्ण व्यवस्था का संस्थापक कहा, चतुर्वर्ण व्यवस्था का संस्थापक कहा, और कहा कि हम जो है वर्ण संकर जो बढ़ गया है समाज में, इसको रोकते हैं, इसको समाप्त करते हैं। मतलब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी को लागू करेंगे, और जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से जो वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हो रही है उसको हम समाप्त करेंगे। ये जो है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी का काम था। ये सब गौतमीपुत्र सातकर्णी का इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद जो शासक बने वो बने वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। उसके बाद कौन बने शासक? वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी जो थे वो 130 एडी से लगभग 156 एडी तक थे। अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो इस वंश का 23 राजा थे, 23वां राजा थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ये पूछा जा सकता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का किस क्रम का राजा थे, तो 23rd। उसके बाद वशिष्ठीपुत्र पुलमावी शासक बनते हैं। 130 एडी से 156 एडी तक इनका शासन था, और इनका इंपॉर्टेंट यही था कि ये शक शासक रुद्रदामन से 2 बार पराजित हुए थे। शक शासक रुद्रदामन से ये 2 बार पराजित हुए थे, और इन्होंने अपनी पुत्री का शादी भी शक शासक रुद्रदामन से किया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतिम महान शासक था। इसका शासन जो है 176 एडी से आप मान के चलिए कि 203 एडी तक था, और इनके सिक्कों पर आपका नाव का चित्र है। जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके सिक्कों पर यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चित्र है। इसी वंश के सातवाहन वंश के अवशेष पर 2 वंश का उदय होता है। एक होता है इक्ष्वाकु और एक होता है आपका वाकाटक। वाकाटक जो है और इक्ष्वाकु 2 वंश का होता है। एक चीज याद जानिएगा कि सातवाहन वंश भी ब्राह्मण वंश ही थे। सुंग भी ब्राह्मण थे, कर्ण भी ब्राह्मण थे, और सातवाहन भी ब्राह्मण थे। वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो था आपका विंध्य शक्ति, और सातवाहनों को पराजित करके विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश का स्थापना किया था। इनकी जो राजधानी थी वो बरार थी। वाकाटक वंश की राजधानी कहां थी? बरार थी। क्लियर? और इस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था वो परवरसेन प्रथम था। परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। कितना अश्वमेध यज्ञ किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी वंश का दूसरा इंपॉर्टेंट राजा होता है परवरसेन द्वितीय, और इसने सेतुबंध नामक महाकाव्य लिखा था। सेतुबंध नामक एक ग्रंथ लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा। वाकाटक राजवंश का शासन जो था 300 एडी से लेके 600 एडी तक था। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे श्री शांतमूल। श्री शांतमूल और इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इस वंश का जो प्रसिद्ध पुराण में इक्ष्वाकु वंश के राजा को श्री पर्वतीय कहा गया। इसको ध्यान रखिएगा। इक्ष्वाकु वंश के राजा को श्री पर्वतीय कहा गया। यह आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है कि पुराण में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को क्या कहा जाता है, तो श्री पर्वतीय कहा जाता है। श्री शांतमूल ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी वंश का एक राजा था वीर पुरुष दत्त। श्री वीर पुरुष दत्त थे, और इन्होंने जो है नागार्जुन कोंडा का जो बौद्ध स्तूप है उसको इन्होंने ही बनाया था। नागार्जुन कोंडा का बौद्ध स्तूप किसने बनाया था? तो वीर पुरुष दत्त ने बनाया था। इक्ष्वाकु वंश के जो लोग थे इन्होंने ब्राह्मण धर्म को
सॉरी बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। और वही सातवाहन वंश ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया और वाकाटक वंश ने भी ब्राह्मण धर्म को ही सपोर्ट किया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश को इतना प्रतिष्ठा क्यों दिया? और जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सातवाहनों की जो पत्नियां होती थी वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी और वही उनके जो राजापति होते थे वो ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देते थे। देखिए, ये लोग जनजातीय थे और नए नए ब्राह्मण धर्म में इन लोगों का अंगीकार किया गया था। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म का बढ़ चढ़कर इन लोगों ने प्रोत्साहन दिया, समर्थन दिया। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये हो गया सातवाहन वंश और सातवाहन वंश के अवशेष पर जो इक्ष्वाकु वंश आया और वाकाटक वंश आया उसके बारे में जानकारी थी। अब थोड़ा सा हम लोग सातवाहनों की देन देख लें। सातवाहनों का देन क्या क्या है इसको भी देख लें। सातवाहनों ने सबसे पहले सीसा का सिक्का जारी किया। सीसा का सिक्का जारी करने वाला कोई शासक था तो सबसे पहले भारत में सातवाहनों ने ही जारी किया था सीसा का सिक्का, क्योंकि चांदी की काफी कमी थी। आंध्र प्रदेश में दो जगह है आपका, करीमनगर और वारंगल। करीमनगर और वारंगल। करीमनगर से लौह उद्योग का साक्ष्य मिला है और करीमनगर और वारंगल दोनों से लौह अयस्क का को जो गलाने की विधि है उस सबका वहां से प्रमाण मिला है। सीसा का भी यहीं से मिला है। सातवाहनों का जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था वो भरौच था। सातवाहनों का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन था? तो वह था भरौच था। सातवाहनों के समय में मातृशतात्मक समाज था। पुत्र के आगे जो है माँ का नाम होता था, जैसे गौतमी पुत्र बालश्री, वशिष्ठी पुत्र कुरुमावी। ये सबसे लगता है कि जो है माता का मतलब समाज में नारी प्रधान समाज था, मातृशतात्मक समाज था। मेरे कहने का अर्थ यही है। नारियां शिक्षित होती थी, पढ़ी लिखी होती थी और अंतरजातीय विवाह भी वहां पर मिला है। इन लोगों को संपत्ति में भी अधिकार मिला है। सबसे ज्यादा जो भूमिदान जो है इसी काल में शुरू हुआ। नागनिका का नानाघाट अभिलेख जो है वो भूमिदान का पहला उदाहरण है और यहीं से भारत में सामंतवाद भी शुरू होता है। लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने दिया ब्राह्मण को, जो भूमिदान दिया सबसे पहले इन लोगों ने ब्राह्मण को दिया, लेकिन बाद में इन लोगों ने सबसे ज्यादा बौद्धों को भूमिदान किया, मतलब शुरू किया और करमुक्त शुरू किया। जो सातवाहन राजा होते थे उन लोगों ने ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया और सातवाहन जो रानियां होती थी उन लोगों ने बौद्धों को प्रश्रय दिया। तो यह है इस काल का सातवाहनों की देन के संबंधित कुछ बातें थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर कर दूं। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग कल जो है कलिंग का चेदी राजवंश पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एंट्री करेंगे विदेशी राज्य जो भारत पर निरंतर आक्रमण होगा वह। चाहे सोचता हूँ कलिंग का चेदी राजवंश भी मैं पढ़ा ही दूँ, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कलिंग का जो चेदी राजवंश है, कलिंग का चेदी राजवंश है, कलिंग जानते ही है उड़ीसा में है और इस वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। कौन था? महामेघवाहन। इस वंश का तीसरा राजा था, चेदी वंश का जो तीसरा राजा था वो खारवेल था और खारवेल का इंपॉर्टेंट है जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है, पहली शताब्दी का है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें यह सूचना मिलता है कि इसने दक्षिण के 3 राज्यों चेर और पांडे को पराजित किया। नहर का कली में एक नहर खुदवाया गया था, इसका प्राचीनतम प्रमाण हमें अभिलेखीय प्रमाण खाली हाथी गुम्फा के अभिलेख से ही मिलता है। ठीक, और तीसरा चीज ये जो महापद्म नंद कलिंग से शीतलनाथ जैन तीर्थंकर की मूर्ति ले गया था
उसको 300 साल के बाद जो है खारवेल ही जो है पुनः पाटलिपुत्र से जीतकर मगर अपने कलिंग में ले जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग को रखना होगा। खारवेल देखिए, कलिंग का जो चेदी राजवंश है उसको कभी कभी महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। अगर महामेघवाहन वंश भी पूछ दिया जाए तो एक ही चीज है, खारवेल जो था चेदी वंश का भी था और महामेघवाहन वंश का भी था। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। खारवेल जो था इस वंश का तीसरा राजा था। खारवेल इस वंश का तीसरा राजा था और जैन धर्म को पहला बार गुफा दान देने वाला खारवेल ही था। इसका जो अभिलेखीय प्रमाण है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें मिलता है। बहुत सा चर्चा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर वो सब चर्चा नहीं करेंगे। यही है आपका कलिंग का चेदी राजवंश या कलिंग का महामेघवाहन वंश। एक ही चीज है, महामेघवाहन वंश उसका संस्थापक था। इसी के साथ आज हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कल हम लोग विदेशी राज्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।